हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम अल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रिकल मशीन्स लेक्चर नंबर 9 फॉर क्लास 12 चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं एक टॉपिक जो कि रिलेटेड है आपका एलसीआर सर्किट से। तो यहाँ पे टॉपिक है आपका रेजोनेंस कंडीशन ऑफ ए सीरीज एलसीआर सर्किट। रेजोनेंस कंडीशन ऑफ ए सीरीज एलसीआर सर्किट। तो इस के अंदर जो हमें रेजोनेंस वर्ड जो दिख रहा है, इसके बारे में हम डिटेल्ड स्टडी 11th क्लास में कर चुके हैं। आपको मैं फिर याद दिला देता हूँ। एक एग्ज़ाम्पल मैं देता था आपको बार बार कि कई बार क्या होता है कि जैसे बस के अंदर आप बैठे हो और वो स्टार्ट करके खड़ी कर रखी है, इट मीन्स चल नहीं रही है। तो उस टाइम पे उसको महसूस करोगे तो बस क्या होता है, धीरे धीरे उसके अंदर कंपन होता है जिस टाइम पे वो स्टार्ट होती है, और वो कंपन आपको ऐसा महसूस होगा कि धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और एक टाइम के लिए मैक्सिमम होता है, फिर अचानक डैम्प होता है और फिर दोबारा फिर धीरे होके फिर मैक्सिमम, फिर धीरे, फिर मैक्सिमम, फिर धीरे। तो जिस टाइम पे वो कंपन आपको मैक्सिमम महसूस होता है वो होती है रेजोनेंस कंडीशन। उसी को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस कंडीशन। अब देखिए हमारे पास जो सर्किट है इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमने उसको डिज़ाइन किया है। तो यहाँ पे रेजोनेंस कंडीशन का मैंने मीनिंग तो आपको बता दिया कि उसका मैक्सिमम होना। तो यहाँ पे मैक्सिमम किसको करवाना चाहेंगे हम, भाई उसके अंदर से तो करंट पास करवाना होता है, करंट फ्लो करवाना होता है। तो वो कंडीशन हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे जिस टाइम पे सीरीज एलसीआर सर्किट के अंदर मैक्सिमम करंट फ्लो करे। तो वो कब और कैसे फ्लो करेगा वही कंडीशन यहाँ पे हमें पता लगानी है। ये होता क्या है, रेजोनेंस का मीनिंग क्या होता है कि जैसे मैं हूँ और मेरी जो फ्रीक्वेंसी है ना, जैसे मेरी कोई फ्रीक्वेंसी उसको मैं बोल लूँगा मेरी यानी सिस्टम की फ्रीक्वेंसी, और बाहर से कोई एक्सटर्नल सोर्स लग जाए वो भी मेरी फ्रीक्वेंसी के बराबर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करके, यानी वो कोई फोर्स अप्लाई करे जिसके कारण जो फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो, वो फ्रीक्वेंसी और मेरी फ्रीक्वेंसी जो खुद की थी वो दोनों आपस में मैच कर जाएं। वो आपस में क्या कर जाए, मैच कर जाएं। यानी कोई ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, यानी वाइब्रेशन कैसे होता है, ऐसे ऐसे हो रहा है मान लिया। तो जब वो इस तरफ जा रहा है तो जो एक्सटर्नल सोर्स है वो इसका इस तरफ साथ दे दे, और जब वो इस तरफ जा रहा है तो इस तरफ साथ दे दे। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो जाती है। उसी को क्या बोल देते हैं, रेजोनेंस कंडीशन बोल देते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही इस सर्किट के अंदर होना है। तो सबसे पहले तो हम एक एलसीआर सर्किट बना लेते हैं। मैंने उस दिन आपको जब ये बताया तो इसका नाम दिया था RLC, यानी जिस तरह से मैंने कनेक्शंस किए उसी तरह से इसको नेमिंग भी कर दिया था। आज भी मैं उसी तरह से इसको बना रहा हूँ। इस तरह से मेरे पास ये सर्किट है और इस सर्किट में मैंने यहाँ पे E0 साइन ओमेगा t एज ए इनपुट मैंने इसको प्रोवाइड करवाया है। तो ये है R, ये है L और ये है आपका C। जो रेजिस्टेंस होता है उसको तो R से लिखते हैं, लेकिन जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है उसको लिखते हैं XL से, और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है उसको लिखते हैं XC से। शायद कुछ रिलेशंस जब ये चैप्टर शुरू किया, जब मैंने आपको बताई थी XL इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा L, एंड XC इज इक्वल टू 1/ओमेगा C। कहाँ से आई थी, कोई कंडीशन हमने पढ़ी थी कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर, जो आपके इसके अंदर से करंट फ्लो करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस उसके ऊपर इन्वर्सली डिपेंड करता है। ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम, और अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस और भी ज़्यादा। ठीक है, दोनों अपोजिट है। समझ गए होगे। आपको मैंने AC/DC का एग्जाम्पल लेके भी बताया होगा कि आप मान लीजिए कि देखो हम ये लिख तो नहीं सकते, ना किसी को हम बता सकते, लेकिन कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए, हम समझने की कोशिश करने के लिए ऐसा मान लेते हैं कि EMF का मतलब DC डायरेक्ट करंट, और अल्टरनेटिंग करंट का मतलब है ही अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है,
तो AC जहाँ पे मैं बोलूँ वहाँ पे करंट का मीनिंग है, और DC जहाँ पे मैं बोलूँ वहाँ पे डायरेक्ट EMF की बात मैं कर रहा हूँ, अल्टरनेटिंग EMF की बात मैं कर रहा हूँ। तो सीधी सी बात यह है कि रेजिस्टेंस जो होता है इसका बिहेवियर DC और AC दोनों सप्लाई में सेम होता है। इट मीन्स AC का मतलब अल्टरनेटिंग करंट और DC का मतलब अल्टरनेटिंग EMF, तो ये दोनों में सेम रहता है। इट मीन्स एक AC सर्किट में जब आपका EMF और करंट इस सर्किट के अंदर से फ्लो करता है तो दोनों सेम फेज में रहते हैं। अल्टरनेटिंग EMF और अल्टरनेटिंग करंट किस में रहते हैं? सेम फेज में, दोनों साथ साथ चलते हैं, यानी दोनों को ही क्या करने की कोशिश करता है? कम करने की कोशिश करता है। वहीं पे अगर इंडक्टर की मैं बात करूं तो इंडक्टर कुछ अपोजिट काम कर रहा है, क्योंकि इंडक्टर का जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है किसके ऊपर? फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो यानी ये AC यानी करंट को रोकने की कोशिश करता है, जबकि EMF यानी DC को बाईपास कर देता है, यानी उसको कुछ नहीं कहता, अपने अंदर से पास होने देता है। ऐसी कैपेसिटर की अगर मैं बात करूं तो कैपेसिटर जस्ट इंडक्टर के अपोजिट की तरह काम करता है, यानी XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट, यानी ये फ्रीक्वेंसी के साथ साथ डिक्रीज होता है, जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी वैसे ये डिक्रीज होता है, एंड वाइस वर्सा। इट मीन्स ये DC को ब्लॉक करता है और AC को बाईपास कर देता है। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो यहाँ से ये रिलेशंस आप पहले से पढ़ चुके हो। इन्हीं का यूज़ करके आपके पास एक इक्वेशन आई थी, I इज इक्वल टू E अपॉन, है ना, LCR सर्किट से करंट के लिए एक इक्वेशन हमने बनाई थी, I इज इक्वल टू क्या आई थी? R स्क्वेयर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वेयर अंडर द रूट। ये इस तरह की इक्वेशन हमारे पास एक बनी थी LCR सर्किट के अंदर, ठीक है। तो इसी इक्वेशन का यूज़ करके हम चलेंगे, तो नोट करना शुरू कीजिए। डायग्राम भी आपको बनाना है, वैसे है नहीं इसमें, लेकिन आपको बनाना है, आपकी बुक में नहीं मिलेगा। यही डायग्राम जो आप कर चुके हो वही डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है। तो ये हम लिख देंगे, वी नो दैट XL इज इक्वल टू ओमेगा एंड XC इज इक्वल टू ये, वेयर XL इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड XC इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। फॉर सीरीज LCR सर्किट वी नो दैट I इज इक्वल टू E अपॉन में अंडर द रूट R स्क्वेयर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वेयर, ठीक है। ये हमारे पास रिलेशन आई थी, क्लियर है। इस इक्वेशन को और भी अगर मैं आगे लिखना चाहूँ, ऑल्सो दिस इक्वेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज I इज इक्वल टू E अपॉन में R स्क्वेयर प्लस, नाउ प्लेस द वैल्यू ऑफ XL एंड XC फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। ये इक्वेशन से वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो यहाँ पे क्या आ गया है? ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C होल स्क्वेयर अंडर द रूट। ये इक्वेशन अपने पास बन जाएगी, ठीक है। आगे नोट कीजिए, एक लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, द करंट एम्पलीट्यूड फॉर ए सीरीज LCR सर्किट इज, हटा देता हूँ ऊपर से इक्वेशंस को। फॉर LCR सर्किट द करंट एम्पलीट्यूड इज I नोट एंड विच इज इक्वल टू E नोट अपॉन में R स्क्वेयर प्लस ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C स्क्वेयर अंडर द रूट। ये मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ से आप शुरू भी कर सकते हो समझने के लिए, सारे स्टेप आपको लिखने हैं, ठीक है। अगर एग्ज़ाम में आए तो डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और वो लिखोगे तो बहुत अच्छी बात है, वो कोई गलत नहीं है वो, ताकि एग्जामिनर को भी ये लगे कि हाँ बच्चे ने अच्छे तरीके से इसको अटैम्प्ट किया है। इसलिए आपको सारे स्टेप्स जितने भी मैं आपको बताता जा रहा हूँ सारे आपको लिखने हैं। अब मेरे को ये बताइए, देखिए ये सीरीज सर्किट है, अगर मैं AC करंट की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा कर दूँ तो ये इस AC को यहीं पे ब्लॉक कर देगा, यानी सर्किट तो अनकम्प्लीट हो जाएगा, सर्किट क्या हो जाएगा? इनकम्प्लीट रह जाएगा, तो उसके अंदर से तो करंट का फ्लो नहीं होगा। इट मीन्स इस फ्रीक्वेंसी का इन्फिनिटी होने पे I नोट की वैल्यू 0 हो जाती है, I नोट की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। वहीं पे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी इस AC की फ्रीक्वेंसी अगर मैं 0 कर दूँ तो सर्किट यहाँ तक तो चलो ठीक है,
बहुत अच्छा रहेगा। इंडक्टर तो आपका कुछ भी नहीं कहेगा उससे करंट को जिसमें फ्रीक्वेंसी 0 हो, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये सर्किट को इनकम्प्लीट कर देगा, ये ब्लॉक कर देगा करंट को, और यहाँ पे आई नोट की वैल्यू ये 0 कर देगा। इट मीन्स हमारे लिए फ्रीक्वेंसी का इन्फिनिटी होना और 0 होना दोनों ही खतरनाक हैं, यानी सर्किट के अंदर से करंट का फ्लो दोनों ही केसेस में नहीं हो सकता। तो नोट कीजिए, द आई नोट बिकम्स 0, the I naught becomes 0 for both omega tends to 0 and omega tends to infinity. omega tends to 0 and omega tends to infinity. अगर ओमेगा को हम 0 कर दें या ओमेगा को हम क्या कर दें, इन्फिनिटी, दोनों ही केसेस में हमारे लिए करंट की वैल्यू 0 हो जाती है। क्लियर है ये चीज़। चलिए उसके बाद अगर मैं बात करूं व्हेन आई नोट इज मैक्सिमम, व्हेन विल आई नोट इज मैक्सिमम, means I naught is maximum when this part is equal to 0. अगर ये पार्ट इसके अंदर 0 हो जाए तो मैं कह सकता हूँ कि ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। इट मीन्स आप लिखिए I naught will be maximum, या I naught should be maximum, should be maximum for series LCR circuit if omega L minus 1 upon omega C is equal to 0. Now solve this for omega. ओमेगा के लिए सोल्व कर दीजिए। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, ओमेगा L इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा C। अब यहाँ से ओमेगा इधर आएगा तो ओमेगा का बन जाएगा स्क्वेयर, और ये आ गया 1 बाई एल सी, और ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर द रूट एल सी। ये मैंने यहाँ पे सोल्व किया कि आई नोट की वैल्यू मैक्सिमम कब हो जाती है, जब आपका ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट एल सी हो जाए। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इस इक्वेशन को, बाकी को हटा रहा हूँ। ओमेगा की वैल्यू क्या बन जाए, 1 बाई अंडर रूट एल सी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। 2 इक्वेशन हो चुकी, 3rd नंबर इसको नाम दे देता हूँ और 4th इसको नाम दे देता हूँ। इनको मैं हटा देता हूँ। जितने भी स्टेप मैं लिख रहा हूँ सारे आपको करने हैं, ऐसा नहीं है किसी को भी स्किप कर दोगे, किसी को भी छोड़ के डायरेक्ट आप रिजल्ट पे पहुँच जाओगे। अगर ऐसा हो जाए तो हमारे पास सर्किट में बच ही क्या जाएगा, अगर ऐसा हो जाए तो सर्किट में हमारे पास बचेगा क्या, यानी हमारे पास Z की वैल्यू आई थी, ये हमने क्या लिखा था, वी नो दैट Z इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी स्क्वेयर। ये दोनों तरफ स्क्वेयर था, इसका हो गया था अंडर रूट। अगर हमारे पास ये कंडीशन बन जाए, यानी आई नोट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, कब, व्हेन Z इज इक्वल टू आर। इट मीन्स द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट, या हम कह सकते हैं द अल्टरनेटिंग करंट विल बी मैक्सिमम इन एन AC सर्किट व्हेन टोटल इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। केवल और केवल किसके बराबर हो जाए, टोटल उसका इम्पिडेंस है वो रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए। इट मीन्स फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट द अल्टरनेटिंग करंट विल बी मैक्सिमम। वो क्या होता है आपका, मैक्सिमम होता है। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है आपका, मैक्सिमम होता है। ये बात तो आपकी क्लियर होगी। चलिए इसको और आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे उस टाइम पे मैं मान के चलता हूँ कि आपकी जो वैल्यू है ओमेगा की, वो ओमेगा आर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ओमेगा आर हो जाएगी। चलिए नोट कीजिए, द करंट एंड वोल्टेज आर इन द सेम फेज, द करंट एंड वोल्टेज आर इन द सेम फेज एंड द करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम। This condition of LCR circuit is called resonance condition. या आप सिंपली अगर लिखना चाहो तो एक डबल इन्वर्टेड कोमा में बंद करके एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख लीजिए, द फ्रीक्वेंसी एट विच द करंट एम्पलीट्यूड I naught attains its peak value is called natural or resonant frequency,
natural or resonant frequency. Suppose that natural and resonant frequency for this circuit is FR. क्या लिख रहा हूँ मैं? FR. उस फ्रीक्वेंसी को मैं क्या मान के चल रहा हूँ? FR. अब मैं इनको हटा देता हूँ यहाँ से, इनका रोल ख़त्म हो लिया है इक्वेशन के अंदर, इस डेरिवेशन के अंदर। अब मेरे को बतानी है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी कितनी, कैसे उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं मान के चलता हूँ कि ये ओमेगा आर इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई न्यू होता है। क्या होता है? 2 पाई न्यू। पढ़ रखे हैं ना, वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल, चाहे ब्लॉक में आप साइड में लिख के चलिए, वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। यहाँ पे क्या किया है कि ये जो न्यू था इसको क्या किया, यहाँ पे ओमेगा आर कर दिया इज इक्वल टू 2 पाई, और यहाँ पे क्या कर दिया? एफ आर। तो क्या आएगा यहाँ पे? 2 पाई एफ आर। ये अपने पास वैल्यू बन जाएगी। अब बात करते हैं इस ओमेगा की वैल्यू की। तो ये ओमेगा की वैल्यू हमने शुरुआत में निकाली थी 1/√LC आई थी। क्या आई थी? 1/√LC, और विच इज इक्वल टू 2 पाई एफ आर। ये आया, लिख सकता हूँ इसको मैं। और इसको और आगे प्रोसीड करोगे तो क्या कह सकते हो? एफ आर इज इक्वल टू, ये 2 पाई आ जाएगा नीचे, 1/2 पाई √LC। ये अपने पास आगे है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलते हैं? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट अटेन्स इट्स पीक वैल्यू एट दिस केस। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कैसे निकलेगी? इस फॉर्मूला से। आर है जो इम्पिडेंस है नीचे का, यानी जो नीचे की कंप्लीट वैल्यू थी उसमें केवल और केवल क्या बच गया है? आर बच गया है। इसी को बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और ये हो गया आपका मैक्सिमम करंट। ठीक है। करंट ऑफ द एसी सर्किट एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज आई नोट इज इक्वल टू ई नोट बाई आर। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे रिलेटेड आपको लिखने हैं, नोट कीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज रेजोनेंट सर्किट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज रेजोनेंट सर्किट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज रेजोनेंट सर्किट हेडिंग बनाइए, और इसमें सबसे पहला आप नोट कीजिए इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या लिखोगे? हमने देखा है कि जो अल्टरनेटिंग करंट है वो आपका मैक्सिमम हो जाता है। कब हो जाता है? जब उस सर्किट के अंदर एक्सल और एक्सी दोनों क्या हो जाएं? बराबर हो जाए। नोट कीजिए, रेजोनेंस अकर्स इन ए सीरीज LCR सर्किट व्हेन XL इज इक्वल टू XC। पहला पॉइंट है, रेजोनेंस अकर्स होने के लिए क्या चाहिए? आपका XL और XC दोनों को बराबर होना पड़ता है। एंड एट दैट इन दिस केस FR इज इक्वल टू, अभी आपने जो निकाला था FR की वैल्यू क्या आई थी? FR की वैल्यू अभी आपने निकाली थी 1/2 पाई √LC, 1/2 पाई √LC। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपकी ये हो जाती है। अब कोई आपसे ये पूछे व्हेन विल द इम्पिडेंस ऑफ ए सीरीज LCR सर्किट इज मिनिमम? इन दिस केस इट्स मिनिमम। इट मीन्स जब ये क्या बन जाए? प्योरली रेजिस्टिव बन जाए। नोट कीजिए नेक्स्ट पॉइंट, द इम्पिडेंस ऑफ series LCR circuit is minimum when the circuit becomes purely resistive. When the circuit becomes purely resistive means XL is equal to XC. Means XL is equal to XC. Next, the maximum value of current at resonant frequency is I naught is equal to E naught by R. Next, the power dissipated in a circuit is maximum and equal to E RMS square by R. E RMS square by R. Power dissipated in the circuit is maximum. Next,
द करंट इज इन फेज विद द वोल्टेज। ये तो आपने देख ही लिया कि जिस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे करंट और वोल्टेज सेम फेज में आ जाते हैं। द करंट इज इन फेज विद द वोल्टेज और द पावर फैक्टर, ये आएगा पावर फैक्टर, अभी आगे टॉपिक आएगा तब मैं आपको समझाऊंगा। द पावर फैक्टर इज यूनिटी, द पावर फैक्टर इज यूनिटी। The value of resistance, the value of R is not fixed for resonance condition. The value of R is not fixed for resonance condition. Means in series LCR circuit, resonance will be occurs at any value of the R, at any value of R. Next, the voltage across L and C, the voltage across L and C are very high as compared to the applied voltage. The voltage across L and C are very high as compared to applied voltage. Hence a series LCR circuit is used to obtain large magnification of AC voltage. Hence a series LCR circuit is used to obtain a large magnification of AC voltage. मैग्नीफिकेशन का मतलब समझते हो ना, कम वैल्यू दे के ज़्यादा बढ़ाने के लिए, यानी स्टेप अप करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। वोल्टेज को बढ़ाने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीरीज रेजोनेंट सर्किट is also called an acceptor circuit. Series LCR circuit is also known as acceptor circuit because when number of frequencies are fed, FED, when number of frequencies are fed to it, it accepts only resonant frequency. It accepts only resonant frequency, और ब्रैकेट में लिख लीजिए FR, it accepts only FR and rejects the other frequency, and rejects the other frequency. तो आपके सीरीज LCR सर्किट से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपकी बची हुई हैं, आप सभी उनकी प्रैक्टिस कीजिए। एटलीस्ट 5 न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन LCR सर्किट मेरे पास सभी शेयर करेंगे। मैंने बताया था आपको कि वहाँ से एक क्वेश्चन पक्का पेपर में आता ही आता है। ये रेजोनेंस वाला भी वहीं पे उसी के साथ अटैच हो सकता है, ठीक है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ईजी सा टॉपिक है। अप्रोक्सीमेटली सभी बच्चों को पहले बार अगर आप वीडियो देख रहे होंगे उसी टाइम पे 100% समझ में आ जाएगा। कुछ ऐसा है नहीं इसमें कि समझ में ना आए। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि अल्टरनेटिंग करंट मेरे को हार्ड लग रहा है, ये भी है कि फ़िज़िक्स में 12th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको फ़िज़िक्स में जो सबसे हार्ड यूनिट लगती है वो अल्टरनेटिंग करंट एंड EMF ही लग सकती है, ठीक है। क्यों लगती है वो आप पहली बार पढ़ रहे हो, अल्टरनेटिंग करंट को AC पहली बार पढ़ रहे हो, इसलिए आपको थोड़ा हार्ड लग सकती है। लेकिन आप हार्ड मान के इसकी प्रैक्टिस को अगर कम कर दोगे तो ये आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए आपको अब भी ये लग रहा है कि थोड़ा बहुत दिक्कत कर रहा है ये चैप्टर, तो आप वीडियो नंबर 1 से लेके और 8 तक टाइम लगा के सीक्वेंस में देखिए कि 2-3 लगातार देख लिए, फिर 2-3 लगातार देख लिए, आपको 100% समझ में आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, बहुत ईजी है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर किसी बच्चे ने कंसंट्रेशन से सारी वीडियो सीक्वेंस में देख ली तो वो ये कहेगा कि अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज में ऐसा था ही क्या जो पहले समझ में नहीं आ रहा था। यानी बहुत ईजी है,
अगर आप कोशिश करोगे और जो मैंने बताया ये तरीका आप अपना के देखो, यूज़ करोगे तो आपको 100% समझ में आएगा। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप ज़रूर मेरे से शेयर करें। और फिर मैं बता रहा हूँ टास्क के 5 न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू सीरीज LCR सर्किट, मेरे से ज़रूर शेयर करें। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स।